हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। आई होप आपने हमारे लास्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन इस यूनिट का कवर किया हुआ है। अब हम उस थ्योरीज पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज करने वाले हैं। तो हम देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो उसको बिना टाइम गवाए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, a liquid at 20 degree Celsius has a relative density of 0.8 and a kinematic viscosity of 2.3 centistokes. Determine its unit weight पूछा है क्वेश्चन में, and dynamic viscosity in Pascal second. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको यूनिट वेट बोला है, तो यूनिट वेट के साथ हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि ये यूनिट वेट क्या होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यूनिट वेट कुछ और नहीं, वेट डेंसिटी को ही कहते हैं। सो वेट डेंसिटी गामा ही आपसे पूछा गया है, इसको याद रख सकते हैं आगे के लिए हम कि इसको यूनिट वेट भी कहा जाता है, यूनिट वेट। ओके, सो गामा का फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। सो हमको गामा इस पर्टिकुलर लिक्विड का निकालना तो है, लेकिन इस लिक्विड का कोई नाम हमको नहीं दिया है, तो हम यहां लिख देते हैं गामा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब इस पर्टिकुलर लिक्विड की डेंसिटी भी हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी हुई है, तो ऐसा इन फ्यूचर कभी भी ऐसा केस आता है तो उस केस में आपको क्वेश्चन में जब रिलेटिव डेंसिटी दी होगी तो रिलेटिव डेंसिटी देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि आपको ये डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास डेंसिटी इज डायरेक्टली गिवन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो गिवन है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी आर डी, और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी को। ये होता है आपका डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, नाउ रो ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। आपको रिलेटिव डेंसिटी दे दी है 0.8, दैट विल बी इक्वल टू रो लिक्विड अपॉन 1000। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपकी होगी यहां से 0.8 इंटू 1000, दैट इज 800 kg पर मीटर क्यूब। ये आ गई इसकी डेंसिटी। नाउ वी कैन इजिली फाइंड यूनिट वेट गामा इज इक्वल टू होगा 800 इंटू 9.81। सो द गामा ऑफ लिक्विड कम्स आउट टू बी 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या पूछा है क्वेश्चन में? सेकंड पूछा है क्वेश्चन में डायनामिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। सो सेकंड पूछा डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रो इंटू न्यू। सो रो की वैल्यू दैट इज 800 एंड न्यू आपका होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, रो हमने निकाल लिया है 800। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो म्यू की वैल्यू है वो आपको पास्कल सेकंड में पूछा है, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में पूछा है, लेकिन आपको जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज गिवन इन सेंटीस्टोक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटीस्टोक इनटू द एसआई यूनिट, ओके, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो 2.3 सेंटीस्टोक्स will be equal to 10 raised to power minus 6 meter square per second. Okay, this is 800 kg per meter cube. This is in SI unit and this is also in SI unit. अब ये इसकी dimensions same unit में आ चुकी है। अब इसको solve करते हैं हम। So the dynamic viscosity becomes 1.84 into 10 raised to power minus 3 Newton second per meter square, or we can say it Pascal second. ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस टेंशन पे बेस्ड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अज्यूम द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.040 न्यूटन पर मीटर। सो इस क्वेश्चन में
आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला है, आपको डायमीटर दिया हुआ है सोप बबल का दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दी हुई है 0.04। तो सबसे पहले गिवन डेटा हम देखते हैं। गिवन डेटा है आपका सिग्मा दैट इज द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 0.040 न्यूटन पर मीटर। देन आपको डायमीटर ऑफ सोप बबल दिया है। यहां ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सोप बबल की बात कर रहा है। सो सोप बबल, डाया ऑफ सोप बबल इज इक्वल टू दैट इज डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दैट इज 0.12 मीटर्स। अब यहां यह ध्यान देना क्यों जरूरी है कि सोप बबल है या वाटर ड्रॉपलेट है। जैसे कि लास्ट लेक्चर से बताया गया है कि जो सरफेस टेंशन है वो आउटर सरफेस या फ्री सरफेस पे ऑपरेट करता है, राइट। तो जैसे कि अगर सोप बबल होगा तो यहां दो सरफेस होंगे, एक होगा बबल का इनर सरफेस और एक होगा बबल का आउटर सरफेस। तो यहां पर टोटल दो सरफेसेस होंगे। अगर यहां सोप बबल की जगह आपको वाटर ड्रॉपलेट देता तो वहां पर अंदर पानी भरा होता और सिर्फ एक सरफेस मिलता आपको, दैट इज द आउटर सरफेस। तो इस केस में दैट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, आपको नंबर ऑफ सरफेसेस का स्पेशल केयर करना पड़ता है। तो यहां पर हमारा नंबर ऑफ सरफेस 2 हो गए। अब करने को क्या बोला है इसमें बोला है वर्क डन। तो भाई ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं एक बार। किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया, किसी फ्लूइड का सरफेस एरिया को चेंज करने में जितना वर्क डन हम करते हैं वो उस लिक्विड में, उस फ्लूइड में वर्क के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, जो भी हम वर्क करते हैं उसके सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी is equal to work done in changing the surface area of liquid or gas. So that is the surface energy, and surface energy is equal to work done. So work done will be equal to surface tension into change in surface area, change in surface area. So surface tension sigma, that is Newton meter, and change in area, let us say it is del A, is meter square. So on solving, sigma into del A comes out to be Newton meter, that is the unit of energy or we can say work. So जो भी हम वर्क करते हैं एरिया को चेंज करने के लिए, अगर मैं एरिया को चेंज करता हूं बाय अमाउंट डेल ए तो मुझे W वर्क करना पड़ता है एंड W इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल ए। नाउ क्वेश्चन में बात कर रहा है फॉर्मिंग अ सोप बबल। तो सोप बबल फॉर्म करने से पहले जो सोप रहा होगा वो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। सो बेसिकली जो सोप बबल था उसका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल सरफेस एरिया दैट वाज 0। देन हमने उसको फुलाया, उस पे एयर ब्लो करी एंड हमने वर्क करके उसको फिर स्फेरिकल फॉर्म दिया। तो इनिशियल सरफेस एरिया वाज 0 एंड व्हाट विल बी द फाइनल सरफेस एरिया। सपोज इसका जो शेप है दैट इज स्फेरिकल। क्वेश्चन में बोला है कि सोप बबल का डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। अब इसमें दो सरफेस हैं A1 और A2। जैसे कि मैंने पहले ही बताया सोप में दो सरफेस होंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2 इंटू, टोटल ए हो जाएगा 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया लाने में किया गया वर्क W इज इक्वल टू, फॉर्मूला है सिग्मा दैट इज 0.040 इंटू चेंज इन एरिया, इनिशियल एरिया 0, फाइनल एरिया इज दिस, सो 2 इंटू 4 दैट इज 8 पाई आर। R will be equal to diameter divided by 2, that is 0.12 divided by 2 whole square. So W comes out to be 3.619 into 10 raised to power 3
Newton meter, or we can say joule. So this is the total work done for blowing a air bubble of diameter 12 centimeter. अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वो भी सरफेस टेंशन पे बेस्ड है. A very small quantity of liquid having a surface tension sigma forms a circular spot of diameter d between two glass plates separated by a small distance h. Obtain the expression for force required to pull off the plate apart. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट के बीच में अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फिल्ड है, ठीक, जो कि h थिकनेस तक है. अब हमको इस दोनों प्लेट को जिनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो हमको बताना है. ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो सबसे पहले जो लिक्विड है यहां पर मानते हैं कि उसका प्रेशर है PI, दैट इज द इनसाइड प्रेशर, एंड जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर है PO. सो द एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड, सो एक्सेस pressure in the liquid del P, or we can say P will be PI minus PO. Okay, so ये excess pressure यहां पर present है, that is the net pressure acting on the liquid. Okay, now ये जो pressure है इस pressure को resist करेगा कौन? surface tension. यहां पर जो liquid है वो इन दोनों प्लेट के कांटेक्ट में है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर सरफेस टेंशन जनरेट होगा सिग्मा. ओके, तो जो इस गिवन एरिया में, इस गिवन लिक्विड स्पॉट में जो प्रेशर फोर्स जनरेट होगा उसको काउंटर करेगा सरफेस टेंशन. सो द फोर्स ड्यू टू प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन के कारण आने वाला फोर्स इस प्रेशर के कारण आने वाले फोर्स को काउंटर कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा. ये एक फंडामेंटल सिचुएशन है. तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होगा. देखिए ये एक सर्कुलर स्पॉट है, सर्कुलर स्पॉट पे नेट प्रेशर है आपका डेल P, ये प्रेशर लग रहा है इस पे, इसका डायमीटर, स्पॉट का डायमीटर कैपिटल D है, तो ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया पाई इंटू डी. नाउ इस सर्कुलर स्पॉट की जो हाइट है दैट इज h. So the total surface area of this spot becomes pi d into h, and the force is area into pressure. So force due to pressure will be area into pressure. Now force due to surface tension. हम देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन दो सरफेस पे लग रहा है, एक है ऊपर वाली प्लेट का सरफेस, दूसरा है नीचे वाली प्लेट का सरफेस. नाउ ये जो सरफेस है इसकी जो लेंथ है दैट इज पाई इंटू डी, एंड नीचे वाले की भी पाई इंटू डी. सो टोटल ये हो गया 2 पाई इंटू डी इंटू सरफेस टेंशन सिग्मा गिव्स दी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. सो पाई डी एंड पाई डी कैंसल हो गया. सो यहां से डेल पी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई 2 सिग्मा बाई एच. सो दिस इज द एक्सेस प्रेशर. अब इस एक्सेस प्रेशर के कारण इस लिक्विड के अंदर एक फोर्स जनरेट हो रहा होगा अंदर की तरफ. ओके, अब ये जो फोर्स अंदर की तरफ जनरेट हो रहा है ये फोर्स इन दोनों को आपस में चिपका के रखा हुआ है. अगर हम इस फोर्स से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर दें तो इस केस में ये दोनों प्लेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. सो द फोर्स रिक्वायर्ड F equal to pressure into area. So this area is pi by 4 d square. हम यहां से डेल पी की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, तो जाएगा 2 सिग्मा बाई एच इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर. 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये आया आपका पाई डी स्क्वायर सिग्मा अपॉन 2h. So this is the value of force which is required to pull the plates apart. Okay? अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. Velocity distribution of a liquid is given as u is equal to 5 sin 5 pi into y.
for y less than equal to 0.1 meter. Compute the shear stress at wall, take mu, that is the dynamic viscosity is equal to 5 poise. तो हमको shear stress निकालना है at wall पे, तो चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं. तो इसमें हम लोग सरफेस लेते हैं, सॉलिड सरफेस, दैट इज दी वॉल. इस जगह होगा y इक्वल टू 0. तो कभी भी याद रखना है कि जब shear stress at wall बोले तो उस जगह पे y इक्वल टू 0 होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके ऊपर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उस लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन है 5 पॉइस. ओके, एंड जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है that is u is equal to 5 sin 5 pi into y. Okay, so this is the velocity distribution. हमको पूछा है shear stress. shear stress निकालने के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. सो फॉर्मूला इज टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy. ओके, क्वेश्चन में u गिवन है, u इक्वल टू 5 sin 5 pi into y. उसकी वैल्यू को यहां हम पुट करते हैं. सो टाउ विल बी इक्वल टू म्यू पॉइस में गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइस, और पॉइस को हम उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में. सो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 5/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 0.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट पास्कल सेकंड. सो डायनेमिक विस्कोसिटी आ गई पास्कल सेकंड में. इसको हम यहां पुट करते हैं 0.5 इंटू du बाई dy. u की वैल्यू है 5 साइन 5 पाई इंटू वाई. इसको, इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके. सो टाउ कम्स आउट टू बी 0.5 इंटू 5 इंटू 5 पाई cos 5 pi into y. Okay, so this is the equation of tau. Now at wall y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y will be equal to 0. So tau 0 will be 0.05 into 5 into 5 pi into cos 0 डिग्री. cos 0 होता है 1. 39.269 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ shear stress at the wall. अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लेट इज गिवन बाय 2/3 y minus y square, where y is the distance from the solid boundary in meters, u is the velocity in meter per second, determine the shear stress at y equal to 0 meter and y is equal to 0.15 meter. The dynamic viscosity, take dynamic viscosity as mu is equal to 8.63 poise. ओके, तो हमको क्वेश्चन ने पूछा है shear stress. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमेशा याद रखना है कि shear stress आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ही हम जनरली निकालते हैं. तो गिवन है mu, that is the dynamic viscosity mu as 8.63 poise. So first of all हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा यूनिट में, क्योंकि पॉइस जो है दैट इज दी CGS यूनिट. सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं पॉइस में जो गिवन वैल्यू होती है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी. देन आपको गिवन है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u as u equal to 2/3 y minus y square. आपको y की दो वैल्यूज पर आपको shear stress फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड shear stress tau at first y equal to 0 meter
एंड y इक्वल टू 0.15 मीटर। देखिए एक चीज हम डिस्कस करते हैं, कभी भी जनरली जब क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं या आगे जो हम और प्रॉब्लम फेस करेंगे या जब आप गेट के क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको गेट के कोई क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आपको जनरली ये प्रॉब्लम होगी कि समझ नहीं आएगा कि हमको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, कैसे क्वेश्चन को इनिशिएट करना है। सो इस चीज से बचने के लिए एक सबसे अच्छा मेथड होता है उल्टा सोचना है। आपको कैसे सोचना है? सबसे पहले ये देखिए कि निकालने के लिए क्या बोला गया, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो मेन फिगर है क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है, वो उससे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेस। सो उसके बाद आपको जब पता चल गया कि हाँ मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो देन नेक्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि आपको उस शेयर स्ट्रेस के जो पॉसिबल फॉर्मूले आपके पास हैं वो आपको शॉर्टलिस्ट करने के, कौन कौन से फॉर्मूले मेरे पास अवेलेबल हैं। जब आप शॉर्टलिस्ट कर लो फॉर्मूले को, उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका गिवन डेटा है, ओके, उस गिवन डेटा में कौन कौन सी चीज आपको ऑलरेडी गिवन है जो आप फॉर्मूले में यूज करने वाले हो। ओके, अगर उस फॉर्मूले में कोई चीज मिसिंग है तो फिर आपको यह देखना है कि उस मिसिंग थिंग की, उस मिसिंग वैल्यू की फॉर्मूला क्या होता है, एंड देन उस फॉर्मूले के मिसिंग टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो बेसिकली एक चेन रिएक्शन जैसा प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे कर सकता हूं, एक प्रोसेस को अगर समराइज करूं तो सबसे पहले आप देखो कि निकालना क्या है, टू फाइंड क्या निकालना है आपको। उसके बाद आप देखो कि उसके लिए फॉर्मूला क्या क्या है। ओके, उसके लिए जो फॉर्मूले आपके पास हैं वो देखिए, उस फॉर्मूले में जो अननोन्स हैं वो देखो कि सबसे पहले कौन कौन से इसमें अननोन्स बच रहे हैं फॉर्मूले में। फिर जब आप एक बार काउंटर कर लिए कि इतने अननोन्स इस फॉर्मूले में है, तब नेक्स्ट आप देखिए कि इन अननोन्स को कैसे फाइंड आउट करना है। इन अननोन्स के भी कुछ सेपरेट फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि एरिया हो सकता है अननोन, एरिया का कोई फॉर्मूला होगा, फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, पावर हो सकता है, एनीथिंग जो भी है उसका फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, अब ये जो मिला आपको यही आपका फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। ओके, कि सबसे पहले आप इस टर्म को फाइंड आउट कर दीजिए, उस वैल्यू को फिर आपने जो मेजर फॉर्मूला निकाला है वहां पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो वही चीज हम यहां करने वाले, हमको पूछा है कि शेयर स्ट्रेस कितना होगा y इक्वल टू 0 मीटर पे एंड y इक्वल टू 0.15 मीटर पे। तो हम जानते हैं हमारे पास शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हम इसको बनाते हैं, रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, डी यू बाई डी वाई आप ला सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको u गिवन है इन टर्म्स ऑफ y, u एज अ फंक्शन ऑफ y आपको गिवन है। जब आप u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डी यू बाई डी वाई आपको यहां पर मिल जाएगा। तो देखते हैं डी यू बाई डी वाई क्या होगा। ओके, सो डी यू बाई डी वाई सबसे पहले हम निकालते हैं। सो u इज 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, सो वी विल गेट डी यू बाई डी वाई एज 2/3 minus 2y. So this is the value of du by dy. Now shear stress at y equal to 0. shear stress at y equal to 0 मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये जो इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ का, इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूं यूजिंग y equal to 0. So mu, that is dynamic viscosity, is equal to 0.863 into du by dy at y equal to 0. So du by dy के इक्वेशन में मैं y equal to 0 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है 0.863 into 2/3 minus 2 into 0. So that is 0.863 into 2/3. On solving, I am getting tau is equal to 0.5753 Newton per meter square. So this is the shear stress at y is equal to 0. Now at y is equal to 0.15, shear stress at y is equal to 0.15. So tau 0.15 will be equal to 0.863 into du by dy at y is equal to 0.15. So du by dy के इक्वेशन में y की जगह मैं 0.15 पुट कर देता हूं तो मुझे आगे का आंसर मिल जाएगा। So
tau 0.15 comes out to be 0.3164 Newton per meter square. So this is your answer. अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत से न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा और आपको आइडिया देगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने वाले हैं. सो ये होता है क्या है लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. देखिए हम जानते हैं कि जब कोई फ्लूइड किसी पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्लो होता है तो उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी प्रोफाइल होती है. ये वेलोसिटी प्रोफाइल y एंड u दैट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के बीच हम प्लॉट करते हैं और ये वेलोसिटी प्रोफाइल बताता है कि y के करस्पॉन्डिंग जो u है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वो किस तरह से चेंज हो रहा है. अलग अलग प्लेन्स पे जो वेलोसिटीज हैं उनकी वैल्यू क्या है. ओके तो हम देखते हैं जब भी जनरली ये फ्लूइड किसी भी फ्लूइड के लिए ये कर्व हम प्लॉट करते हैं तो ये एक नॉन लीनियर कोई पैराबोलिक कर्व होता है, कोई nth ऑर्डर का कर्व होता है. ओके लेकिन क्या हो अगर मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करूं. ओके तो ये एक सिंपल लॉजिक देता है कि मैं अगर इस कर्व का बहुत छोटा सा सेगमेंट कवर करूं, एक पर्टिकुलर स्मॉल हाइट की बात करूं, अगर मैं h की h अगर बहुत स्मॉल है तो उस स्मॉल h के लिए ये जो कर्व होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट. ओके दैट विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट. तो यहां से एक आइडिया निकल के आता है कि अगर फ्लूइड किसी ऐसे पैसेज में फ्लो हो रहा हो जो कि बहुत ही पतला है, बहुत नैरो है, उस केस में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ लीनियर प्रोफाइल, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन u एंड y विल बी अ लाइन. एज यहां देख सकते हैं कि कोई पैराबोला जैसा एक कर्व हमको मिल रहा है, वैसे ही अगर किसी पतली सी जगह में किसी नैरो पैसेज में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी एंड y के बीच जो रिलेशन होगा that will be a inclined straight line. Okay, so this is known as the linearization of Newton's law of viscosity. तो ये linearization का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में कब एप्लीकेबल होगा, तो उसका आंसर ये है जब न्यूमेरिकल्स में ये जो h बोले, अगर हम लोग ये जो फ्लूइड फिल्म की थिकनेस है h अगर वो मिलीमीटर्स के ऑर्डर में हो, इफ h is in order of millimeters, if h is in order of millimeters, in that case हम linearization of Newton's law of viscosity ये कॉन्सेप्ट वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब देखते हैं कि अगर ये हम ये कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये सॉलिड बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री के पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 0. ओके अच्छा दूसरी चीज ये भी ध्यान देनी है कि u इक्वल टू 0 तब होता है जब ये सॉलिड बाउंड्री मूव ना कर रही हो. अगर ये सॉलिड बाउंड्री की कोई वेलोसिटी होगी सो इन दैट केस द फ्लूइड एडजेसेंट टू द सॉलिड बाउंड्री दे विल मूव इन विद द वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड बाउंड्री. यानी कि सपोज ये कोई स्टैटिक फ्लूइड है, ये स्टैटिक फ्लूइड है, ये जिस सॉलिड बाउंड्री पे रखा हुआ है इसका शेप कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने अभी फ्लैट शेप लिया है और ये जो सरफेस है दैट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, that is moving with a velocity v. So it at this point u will be equal to v, that is the velocity of fluid element u will be equal to velocity of the solid boundary. Okay, तो इस चीज का आपको केयर करना है कि न्यूमेरिकल में जब कोई सरफेस मूव हो रहा होगा तो उस सरफेस पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट एज वेल. ओके नाउ तो फिलहाल हमारा जो solid boundary है that is not moving, so let us take the velocity u equal to 0 at solid boundary. ये जो डेप्थ है that is h. now इस डेप्थ h के लिए मैं मानता हूं कि मटेरियल जो है हमारा जो लिक्विड है उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू है. so let us apply Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. so Newton's law of viscosity से मैं लिख सकता हूं tau is equal to mu du by dy. Tau is equal to mu du by dy. As this is a straight line, du by dy will be equal to the slope of line. Okay. Now इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं mu du. So let us say कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है. So यहाँ पर जो du की वैल्यू होगी that will be u minus 0 and h dy की वैल्यू हो जाएगी h minus 0.
so tau becomes mu into u upon h. So this is the linear form of Newton's law of viscosity. Okay, so now we will observe this formula. यहां पर हम देखते हैं कि जो u है that is the velocity of surface. This is u is equal to velocity of surface. ओके, सो कई कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस पे रखा हुआ है, सॉलिड सरफेस मूव नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जो फ्लूइड है वो h डेप्थ तक के है, इसके ऊपर कोई सॉलिड प्लेट रखी हुई है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे फेस करने पड़ेंगे. तो यहां पर अगर h मिलीमीटर में दिया हुआ है, यानी कि h इज इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, सो इन दैट केस एज आई हैव सेड कि हम न्यूटन्स लॉ का लीनियराइजेशन कर सकते हैं. यहां पर मैं लीनियराइजेशन अप्लाई करता हूं, तो उस केस में ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखे, इन दोनों को हम अब मर्ज करेंगे. कैसे? यहां पर जो सॉलिड बाउंड्री है दैट इज नॉट मूविंग, सो इसकी जो वेलोसिटी है दैट हैज बिकम 0. ऊपर भी एक प्लेट है दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड बाउंड्री, बट वो सॉलिड बाउंड्री मूव कर रही है. लेट अस से उस सॉलिड प्लेट की वेलोसिटी है v. सो इफ देयर इज नो स्लिप, if there is no slip condition, for no slip condition, जो कि हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स में एज्यूम करेंगे हमेशा, देयर इज नो स्लिप, यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी और सॉलिड बाउंड्री की वेलोसिटी में कोई भी अंतर नहीं है, ये हमेशा एज्यूम करके चलते हैं, ये अंडरस्टूड रहेगा. अब देखिए, सो as there is no slip, so the velocity of fluid element adjacent to the plate, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी प्लेट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी. एंड एज आई हैव सेड अर्लियर कि जो एच है दैट इज इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, सो प्रोफाइल इज लीनियर, द प्रोफाइल इज लीनियर एंड द वेलोसिटी एट y इक्वल टू h इज इक्वल टू v. ओके, यानी कि h डेप्थ पर, h हाइट पर जो फ्लूइड एलिमेंट की वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेट. सो इस तरह के प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ेंगे. कुछ क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि एक हब है और उसमें एक शाफ्ट इंसर्टेड है. तो ऐसे केस में भी फिर यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया वो कॉन्सेप्ट काम आएगा. कैसे? चलिए देखते हैं. ये जो हब है, दिस इज द हब एंड दिस इज द शाफ्ट. ये शाफ्ट है और ये हब है. शाफ्ट की आपको क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ स्पीड दी होगी, लेट अस से वो n rpm से रोटेट हो रहा है. ओके, अब जो हब है, हब का काम होता है शाफ्ट को सपोर्ट करना. तो जो सपोर्ट है दैट विल नॉट मूव, तो हब की जो वेलोसिटी है दैट इज v ऑफ हब इज इक्वल टू 0. ओके, द हब इज नॉट मूविंग. अब जो शाफ्ट है वो मूव कर रहा है, बट शाफ्ट इज रोटेटिंग, इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग. ओके, सो जो इसका रोटेशन है उसको देखने के लिए हम इसका एक साइड व्यू ड्रॉ करते हैं. लेट अस से ये क्लॉकवाइज ऐसा n rpm पे मूव हो रहा है, n rpm से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अब अगर मैं ल्यूब्रिकेशन के लिए इसके बीच में कोई फ्लूइड भर दूं, और ये जो फ्लूइड है इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू हो, तो उस केस में ये प्रॉब्लम और जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया. कैसे? ये वाला सरफेस फिक्स है और जो दूसरा सरफेस जो कि फ्लूइड के कांटेक्ट में है वो मूविंग है. तो ये इस केस को हम वन सरफेस फिक्स एंड वन सरफेस मूविंग के कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो यहां पर जो फ्लूइड होगा, यहां पर जो फ्लूइड होगा दैट इज इन कांटेक्ट विथ हब, उसकी वेलोसिटी होगी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हब एंड दैट इज इक्वल टू 0. जो फ्लूइड शाफ्ट के कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी शाफ्ट की लीनियर वेलोसिटी के इक्वल होगी. मैं बताता हूं अभी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी. सो लेट अस से u इज इक्वल टू v ऑफ शाफ्ट एट दिस पॉइंट. सो ये बन गया इसका वेलोसिटी प्रोफाइल. वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट या फिर लीनियर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट निकालने का फॉर्मूला है आपका पाई डी एन अपॉन 60, where n is the rpm of shaft
and D is the diameter of the shaft. So इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको फ्लूइड फिल्म की थिकनेस mm में दी हुई हो. अब देखते हैं लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा है द स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स केप्ट 3 mm apart is filled with an oil of dynamic viscosity 0.2 pascal second. What is the shear stress at the lower fixed plate if the upper one is moved with velocity of with a velocity of 1.5 meter per second. Okay, so इस केस में पहले एक डायग्राम बना के समझते हैं कुछ सिचुएशन कैसी है. तो एक फिक्स प्लेट है जिसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0 एंड जो दूसरी प्लेट है दैट इज मूविंग, उसकी वेलोसिटी गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड. इसके बीच में जो फ्लूइड फील्ड है उसकी डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है 0.2 पास्कल सेकेंड दैट इज 0.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. जो गैप है दैट इज 3 mm. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो गैप गिवन है दैट इज 3 mm. सो एज द गैप इज इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लीनियराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. यानी कि हम ये मान लेंगे कि जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच जो वेलोसिटी प्रोफाइल है दैट इज लीनियर. सो दिस इज अ लीनियर प्रोफाइल. सो देखिए लीनियराइजेशन का फायदा क्या होता है. फायदा ये होता है फॉर अ लीनियर प्रोफाइल, फॉर द लीनियर प्रोफाइल du by dy इज कांस्टेंट. यानी कि जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है दैट इज कांस्टेंट एट एवरी लोकेशन. कहीं भी निकालिए आप du by dy सेम आएगा. जितना स्लोप इस पॉइंट पे है उतना ही स्लोप इस पॉइंट पे भी है. सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं दैट बिकम्स कांस्टेंट. ओके, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू du by dy दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज u इक्वल टू 1.5, ये आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय dy दैट इज द थिकनेस 3 mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 3 इंटू 10⁻³ करके. सो du by dy कम्स आउट टू बी 500 second inverse. The unit will be 500 second inverse. Now as du by dy आ गए, अब हम निकालते हैं shear stress from Newton's law of viscosity. shear stress टाउ हो जाएगा mu du by dy. So that will be mu की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 पास्कल सेकेंड. 0.2 इंटू ये आया 500. सो टाउ विल बी 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ shear stress in the fixed plate. in the fixed plate कैसे? जो shear stress है, ध्यान दीजिएगा, shear stress निकालने के जो हमने फॉर्मूला यूज किया है दैट इज du by dy. एज du by dy इज कांस्टेंट, तो du by dy यहां पर भी वही है, दैट इज फिक्स प्लेट के लिए भी सेम है एंड जो मूविंग प्लेट है उसके लिए भी सेम है. सो दैट्स वाई जितना शेयर स्ट्रेस इसका होगा उतना ही शेयर स्ट्रेस इस पॉइंट पर भी होगा. शेयर स्ट्रेस विल नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू y as du by dy is constant. Okay, du by dy is not a function of y, so therefore tau is not the function of y. इसको नोट कर सकते हैं as du by dy is not a function of y, it does not vary with respect to y. and mu कैसा है? mu is also not a function of y, hence tau is also not a function of y. हर जगह y की tau की वैल्यू सेम मिलेगी if you take a linear profile. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 90 न्यूटन रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक slides down a 30-degree inclined plane. The plane is lubricated by a 3 mm thick film of oil
of relative density 0.9 and a viscosity of 8 poise. If the contact area is 0.3 meter square, estimate the terminal velocity of the block. Okay, so this is the question. अब यहां पर एक नया टर्म दिख रहा है हमको, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. तो चलिए पहले देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है. टर्मिनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की या किसी भी ब्लॉक की वो वेलोसिटी होती है जिस समय उस पर नेट एक्सर्टेड फोर्स जीरो होता है. यानी कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है और मोशन कर रही होती है, उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी. सो वी कैन राइट फॉर टर्मिनल वेलोसिटी जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स exerted on the body, that is we say as summation of F, net exerted force, summation of F in the direction of motion is equal to 0. यानी कि summation of F क्या होगा, 0 होगा in direction of मोशन. जब हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है. ये जो इसकी डेफिनेशन है वही एक क्लू है आपके सॉल्यूशन के लिए. तो सबसे पहले हम ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. जो ब्लॉक है वो एक 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है. जो ब्लॉक है उसका वेट 90 न्यूटन दिया हुआ है, तो 90 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. सो there will be two component of the weight. Okay, one will be W cos theta and one will be W sin theta. W sin theta है that is along the motion of the plate and perpendicular to the plate. W cos theta ये इसके दो component आ गए. W that is equal to 90 Newton. Okay, given है question में. Now जो thickness of film है यानी कि जो H है ऑयल फिल्म की जो थिकनेस है दैट इज 3 mm, H इक्वल टू 3 mm. यहां पर फिर से मैं देख सकता हूं कि जो थिकनेस का ऑर्डर है दैट इज इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, यानी कि बहुत ही थिन फिल्म है. तो यहां पर फिर से मैं लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन लॉ इज यूजफुल यहां पर यूज किया जा सकता है. ओके, और इस जो लिक्विड है उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू गिवन है 8 पॉइस. अब फिर से देखते हैं कि 8 पॉइस है आपका सीजीएस यूनिट में, हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. 8/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. 8 पॉइस इक्वल टू दैट इज 0.8 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. दिस विल बी वैल्यू ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट्स. तो हमारे पास जितने भी यूजफुल कन्वर्जन्स थे वो हो गए. अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं. देखिए फ्लूइड जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ड्यू टू द विस्कोसिटी फ्लूइड के मोशन के अगेंस्ट एक उसको रेजिस्टेंस फील होगा. ओके, चलिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम में एनालाइज करते हैं. सो दिस इज द वेट ऑफ ब्लॉक W, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट W sin थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट W cos थीटा. ओके, क्योंकि थीटा यहां पर है दैट्स व्हाई इस कंपोनेंट को मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहा हूं. ये कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन W sin थीटा. नाउ यहां पर जो फ्लूइड फिल्म है ये फ्लूइड फिल्म डायरेक्शन इस मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स देगी ड्यू टू द shear stress present in the fluid. So frictional resistance offered by the fluid will be equal to tau into area, that is shear stress into area. Okay, यहां पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्लेट के मोशन को रेजिस्ट करेगा. कैसे रेजिस्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में ये प्लेट बढ़ रहा है आगे उसके अगेंस्ट ये एक फोर्स लगाएगा. ये फोर्स होगा शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया. इसको हम ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं. दिस इज अ
दिस इज स्किन ड्रैग, इसको स्किन ड्रैग भी बोलते हैं, स्किन ड्रैग। ओके, सो ये स्किन ड्रैग दैट इज एफ मोशन के, दैट इज इस डायरेक्शन के अगेंस्ट लगेगा। सो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन हमको फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी, और जैसे कि हम देख चुके हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इन डायरेक्शन ऑफ मोशन समेशन ऑफ एफ 0 होता है। तो जितने फोर्सेस हैं हम उनको अलजेब्रिकली सम कर लेते हैं। सो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी summation of f equal to 0. So w sin theta minus f equal to 0, इसको लिख सकता हूं 90 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस एफ दैट इज टाउ इंटू एरिया इज इक्वल टू 0। नाउ जो टाउ है, टाउ की वैल्यू लिख सकता हूं, टाउ को लिख सकता हूं मैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज यूजफुल, हेंस टाउ विल बी इक्वल टू म्यू v by h. Okay, v is the velocity of fluid and h is the thickness. This is the linear form of Newton's law. So tau will be mu, that is 0.8 into v, which is unknown, and h, that is thickness 3 mm, so 3 into 10 to the power minus 3 meters. So tau equals to 266.67 v न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस टाउ की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम इक्वेशन नंबर 2 से टाउ की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 90, सो हमको मिला 90 साइन 30 माइनस 266.67 इंटू वी इंटू ए इज इक्वल टू 0। एरिया की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ऑफ कांटेक्ट आपको दिया हुआ है 0.3 मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। सो वेलोसिटी दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0.5625 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्टिकल सरफेस दिया हुआ है जिस पर एक प्लेट स्लाइड हो रही है। जो प्लेट है उसका वेट गिवन है 90 न्यूटन, जो फ्लूइड भरा हुआ है सॉलिड सरफेस और इस प्लेट के बीच में उसकी डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है 0.8 पॉइज, एरिया ऑफ कांटेक्ट है 0.3 मीटर स्क्वायर, जो प्लेट का वेट है दैट इज W इक्वल टू 90 न्यूटन। नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। तो लास्ट केस में आपको मैंने बताया था कि टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन 0 होता है। सो व्हाट इज द कंडीशन टू ऑब्टेन द टर्मिनल वेलोसिटी? समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, सो ये जो प्लेट है वो एक वर्टिकल सरफेस पे स्लाइड कर रही है, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड। ओके, अब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन समेशन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलने वाला है हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब जो प्लेट है उसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सो जो मोशन है वो भी डाउनवर्ड होगा। अब जो फ्लूइड है वो उसमें विस्कोसिटी है और वो अपने विस्कोसिटी के कारण एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और वो रेजिस्टेंस इस फ्लूइड के, इस प्लेट के मोशन के अगेंस्ट वर्क करेगा। सो दैट विल बी अ रेजिस्टिंग फोर्स F। इसको मैंने बताया, इसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं और इसको स्किन ड्रैग भी बोलते हैं। सो दिस इज द स्किन ड्रैग। ओके, स्किन ड्रैग। सो समेशन ऑफ दैट इज W माइनस एफ इज इक्वल टू 0। स्किन ड्रैग की वैल्यू होती है टाउ इंटू ए। सो व्हाट इज टाउ? टाउ इज द shear stress at the interface and A is the area of contact. Okay, so W है 90 माइनस टाउ। अब टाउ को लिखने के लिए फिर से हम ध्यान देंगे जो गैप है that is in order of millimeters. So we will use the linear form of Newton's law of viscosity. So that will be mu into V by h. H is the thickness and V is the velocity. In this case, as summation of forces are 0, so velocity will be equal to the terminal velocity. Solve करते equation को,
सो 90 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.8 पॉइस, इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.8 डिवाइड बाय 10 इनटू वेलोसिटी, नाउ h मिलीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और पुट करेंगे 3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो द टर्मिनल वेलोसिटी v comes out to be 3.375 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin plate is placed between a flat surface at a distance h centimeter apart such that the viscosity of liquid on top and bottom of plate is mu1 and mu2 respectively. Determine the position of plate such that resistance to uniform motion will be minimum. तो केस का पहले पिक्चराइजेशन कर लेते हैं कि है कैसा केस। तो दो प्लेट्स दी हुई हैं जो कि फिक्स हैं, उन फिक्स प्लेट की जो डिस्टेंस है दैट इज h, दे आर प्लेस्ड h सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, अब इनके बीच में कहीं पर एक थिन प्लेट है, थिन प्लेट है यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। अब जो थिन प्लेट के ऊपर का फ्लूइड है उसकी डायनामिक विस्कोसिटी μ1 है और जो थिन प्लेट की नीचे की फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी μ2 है। सो अब हमको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस प्लेट की पोजीशन फाइंड करनी है जिसके लिए इस प्लेट की मोशन में मिलने वाला रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। कैसे रेजिस्टेंस मिलेगा? सपोज आप इस डायरेक्शन में इसको मूव कराना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, अब इसका जो सरफेस, एक ऊपर का सरफेस और एक नीचे का सरफेस जो कि इन दो फ्लूइड्स के कांटेक्ट में है, उसमें शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। शेयर स्ट्रेस के कारण एक शेयर फोर्स जनरेट होगा, शेयर फोर्स दैट इज दिस स्किन ड्रैग फोर्स, और कभी भी उसका नेचर मोशन को रेजिस्ट करने का होता है, तो देयर विल बी रेजिस्टिंग फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाई फोर्स। सो दिस इज FR1 resisting force number 1 and this will be resisting force number 2. So total resisting force FR will be equal to FR1 plus FR2. तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इस प्लेट की पोजीशन क्या होनी चाहिए जिसके लिए रेजिस्टेंस टू यूनिफॉर्म मोशन विल बी मिनिमम, यानी कि क्वेश्चन ने बेसिकली हमको FR रेजिस्टिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको FR फाइंड करना होगा। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट मेंशन है, एज्यूम h इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अब h बहुत छोटा है सो हम यहाँ पर लीनियर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस कंसीडर जो प्लेट है उसकी इस वॉल से, दैट इज वॉल नंबर 1 एंड दिस इज वॉल नंबर 2। वॉल नंबर 1 से इसकी डिस्टेंस y है, सो वॉल नंबर 2 से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी h माइनस y। Okay, so FR1 will be equal to τ1 into area। अब एरिया जो है सरफेस का वो फ्लैट सरफेस का बोथ साइड के लिए, ऊपर वाले फ्लूइड के लिए जिसकी डेंसिटी, जिसकी विस्कोसिटी μ1 है और नीचे वाला फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी μ2 है, दोनों के लिए सरफेस एरिया सेम है। सो FR1 हो जाएगा μ1 इंटू V बाई y। ओके, लेट अस से कि F फोर्स लगाने पर ये जो प्लेट है वो v वेलोसिटी से चल रही है, सो इन दैट केस आई कैन राइट τ1 इज इक्वल टू μ1 इंटू v बाई y। दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, सो दिस इज द FR1। अब मैं निकालता हूँ FR2, सिमिलरली FR2 निकालता हूँ τ2 इंटू एरिया दैट इज μ2 इंटू यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो v। So total resisting force FR will be μ1 into V by y into A plus μ2 into V by h minus y into A। V और A कॉमन निकल रहा है, V और A कॉमन निकाल देते हैं, VA μ1 upon y plus μ2 h minus y। So this is the
total resisting force. Now, for minimum frictional resistance or resistance to motion, df r by dr will be equal to 0. मिनिमम वैल्यू यहां से आ जाएगी, सॉरी, df upon dy will be equal to 0 for minimum value of fr. So fr को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, v a dy dy mu1 upon y plus mu2 upon h minus y is equal to 0. So this become minus mu1 upon y square plus mu2 upon h minus y whole square is equal to 0. यहाँ से लिख सकता हूँ mu2 upon h minus y whole square is equal to mu1 upon y square. So y upon h minus y whole square is equal to mu1 by mu2. So y upon h minus y is equal to root over mu1 by mu2. Okay. So from this equation I can find the minimum value of position of the plate for which the resistance to the motion will be minimum. So ये जो y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से y upon h minus y इस इक्वेशन से, this value will give the minimum resistance to uniform motion of the plate.